हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो एक और इम्पोर्टेंट सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पूरे साल भर ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो इम्पोर्टेंट के साथ साथ जितने भी इसमें डाटा बेस्ड है वो डाटा को याद रखना काफी मुश्किल तो नहीं है। हमने कोशिश किया कि डाटा को थोड़ा रेड कलर में किया जाए ताकि उसको याद रखना या मेमोराइज करना बहुत ईजी रहे। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें डाटा बेस्ड हैं और फैक्ट बेस्ड हैं। अब मान के ये चलो अपकमिंग एग्जाम्स में यहीं से ही इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है और इसको अपने कंटेंट में ऐड कर लीजिएगा। एक एक जो पिक्चर है या फिर एक एक जो स्क्रीनशॉट है उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने कंटेंट में। आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ इकोनॉमिक बजट भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको भी कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे बार बार यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। चलिए, तो टोटल इसमें हम लोग 12 to 13 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको पब्लिश करता है। एंड मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, ये इसको पब्लिश करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। हाँ जी, गाइडेंस किसकी होती है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस। एंड हु इज करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, 2022 से ये बने हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट थोड़ा और जान लेते हैं। इसका फर्स्ट टाइम हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पब्लिश हुआ था। एंड दैट इज आल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एंड was presented along with budget until 1964। 1964 तक ये बजट के साथ ही पब्लिश होता था। अभी रिसेंट 2017-18 से आप देखोगे कि फर्स्ट फैब को बजट आता है। ठीक, और उससे एक दिन पहले मतलब 31st को हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। इससे पहले बजट पब्लिश होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ से जितने भी 12 हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये सब लाई करते हैं, क्योंकि मान के चलो पूरे साल भर यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने ही हैं। एक ये वाले एक टॉपिक से, एक बजट से। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इनको। चलिए, नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ का आउटलुक क्या है? जीडीपी ग्रोथ इस फिजिकल ईयर के लिए, फिजिकल ईयर 25 के लिए 6.4 होगा ऐसा माना गया। दैट इज एस्टिमेटेड एट 6.4 एंड इट इज अलाइनिंग विद डिकेडल एवरेज। डिकेडल एवरेज जो 10 साल की एवरेज है पीछे 2015 से लेकर 25 तक, उसका एवरेज भी इतना ही आ रहा है, 6.4 6.5 इतना ही डिकेडल उसका ग्रोथ भी आ रहा है। नेक्स्ट, फिजिकल ईयर 26 में देखो ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या दिया है, दैट इज 6.3 to 6.8। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर इस डाटा के अकॉर्डिंग यही मान सकते हैं कि इकोनॉमी ज्यादा हमारी 8-9% से ग्रो नहीं करने वाली। कि जो हमारा विकसित भारत एक लक्ष्य है ना, विकसित भारत। और विकसित भारत कब तक हमें चाहिए? 2047। यहाँ से क्वेश्चन अब विकसित भारत से बनेंगे आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन बहुत सारे टारगेट इसके रखे गए हैं। इसमें कंटिन्यूस चाहिए 8% की ग्रोथ। ठीक, तो हमें 8% ग्रोथ अभी नहीं मिल रही, 6.3 to 6.8 तक मिल रही है। हाँ, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाली सिचुएशन कैसी रहेगी। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो हुई है, दैट इज 3.3% 2023 में। हाँ जी, आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रहा है इट इज 3.2 एवरेज ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर में ये 3.2 होगी, एवरेज कह रहा है। और नेक्स्ट, अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें तो रिसेंट ट्रेंड भी 3.2 3.3 तक ही रहा है ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेट, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 5.4 रही है फिजिकल ईयर 24 में। दैट वन इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, होल पूरा ये फिजिकल ईयर का है 5.4 एंड 4.9। नेक्स्ट, 4.9 रहा है अप्रैल टू दिसंबर, मतलब कि क्या रहा है, कम हुआ है 5.4 to 4.9। फिर भी ये जो एक परमिशिबल लिमिट है 4 ± 2 उसके अंडर ही है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, रैंक कई बार पूछ लेता है। दैट इज 7th ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स का कितना शेयर है, कितना एक्सपोर्ट ग्रोथ रहा है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है, सो वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3। ठीक है, जो एडवांस इकोनॉमीज है 1.9। उनका अगर सिर्फ 1% से भी ग्रो होती है वो भी काफी है एडवांस इकोनॉमीज।
नेक्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो एवरेज है 4.2। नेक्स्ट आगे देखते हैं डिकेडल ग्रोथ। अब ये फिजिकल ईयर सेक्टर वाइज है, फिजिकल ईयर 25 ग्रीन बॉक्स एंड एवरेज 15 to 24, एंड इसमें 21 एंड 22 ऐड नहीं किया गया है, 2 फिजिकल ईयर इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रहा है अप्रोक्स 3.9 दैट इज 3.9 या 4 तक रहा है, और डिकेडल भी उतना ही रहा है लगभग। नेक्स्ट इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ है 6.1 समथिंग, और डिकेडल भी लगभग 5.9 के समान ही रहा है। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ 6.5 नेक्स्ट, और यहाँ पे डिकेडल थोड़ा ज्यादा रहा है। और नेक्स्ट जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 6.1 6.2, और इधर जीडीपी का ग्रोथ ठीक है 6.1 6.2। तभी उसमें यही बोला गया था कि जो दैट इज 6.3 6.4 तक आएगा यहाँ पे, और जितना भी यही बोला गया था इट इज अलाइनिंग, मतलब लगभग उतना ही है जितना डिकेडल ग्रोथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंडेक्स देख लीजिए। हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, हाँ जी वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स पहले 8.5 वैल्यू थी, अब उसकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी 13.0 2024 में, ठीक है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है। नेक्स्ट हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स में भी आगे जा रहा है, मतलब वो भी रिस्क देखो, इंडेक्स का आगे जाने का मतलब है दैट इज जियोपॉलिटिकल रिस्क इंक्रीजिंग, दैट इज 1.21 121.7 से 133.6 2024 में। अब एक बार ये देख लीजिए, WTU दैट इज वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स दैट मेजर्स अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू ट्रेड, 143 इंडिविजुअल कंट्रीज का ये ट्रेड अनसर्टेनिटी चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करता है, एंड 1996 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको याद होगा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो हमारे पास दैट इज जीडीपी एमपी हमारे पास निकलता है, तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, जो इस बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट अब इसमें जो ये वाला कंजप्शन वाला पोर्शन है, ठीक, कंजप्शन प्राइवेट का, दैट इज यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60% अप्रोक्स फिजिकल ईयर 24 में, और फिजिकल ईयर 25 में दैट इज, अब इसमें 25 वाला एक बात ये ध्यान रख लो, अप्रोक्स 61% शेयर है किसका, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 30% अप्रोक्स, फिर उसके बाद जो शेयर है वो आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट शेयर ग्रॉस दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाँ जी 10.3, एक्सपोर्ट्स 21.5, इंपोर्ट्स 24 और इंपोर्ट क्या हम लोग उसको क्या करते हैं माइनस में कर देते हैं दैट इज। तो इस बार पूरा जो कंपोनेंट्स वाइज है सबसे लार्जेस्ट जो शेयर है वो है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये पहले से ही रहा है 60 अप्रोक्स पहले से ही रहा है इतना। तो एक बार देख लीजिएगा, सेकंड नंबर आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक, थर्ड में आता है हमारे पास एक्सपोर्ट्स, फोर्थ में आता है हमारे पास दैट इज शेयर मेन कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक, बाकी जो इंपोर्ट है उसको हम लोग नेगेटिव में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है, एक रिस्क वेटेड देख लीजिए रेशो, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। पहले ये सितंबर 22 में 16 था, अब ये बढ़ के हो गया दैट इज रिस्क वेटेड असेट्स थोड़ा सा बढ़ गया, अब 16.7 हो गया है। ये हमें ये बताता है कि आपके पास जितनी भी असेट्स है उसका रिस्क की प्रोपोर्शन कितना है, तो पहले 16 था अब 16.7 हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा है ये। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर कौन सा है, हाँ जी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर सेकंड फैक्टर, एंड ग्रॉस एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक, जिसपे बैड लोन्स में हम इसको बोलते हैं, जो लोन रिकवरी नहीं हुई, ठीक, ऐसी एसेट्स जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। 12 ईयर में ये लो रहा है 2.6% रहा है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, विद इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स। अब एक टाइम ऐसा था जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स का एनपीए 2.5% था, और जो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए 10% था, क्योंकि लोन्स बैड लोन्स हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने पीएनबी का देखा होगा, एसबीआई का देखा होगा कंपेरेटिवली, एक्सिस बैंक, ठीक है, और ये जितने आईसीआईसीआई बैंक इनका फ्रॉड कम होते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन बड़े स्ट्रांग होते हैं इनकी, या फिर वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग करते हैं ये, ठीक, इसीलिए एनपीए ज्यादा होता है पब्लिक सेक्टर का। चलिए ओवरऑल ये कह रहे हैं कि 2.6 लो रहा है काफी।
चलिए, तो ये मैं जो बताया आपको ये काफी 3-4 साल पहले का डाटा बताया है, दैट इज 2.5 10%, अब रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट, क्रेडिट जीडीपी गैप नैरो हो गया है, माइनस में चला, -0.3% क्वार्टर फर्स्ट में। नेक्स्ट, 3.6 लाख करोड़ रिकवर्ड अंडर। अब इसमें एक चीज ये बहुत बढ़िया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछ चुका है कि ये कोड कब आया था, बैंक्रप्सी कोड कब आया था। ठीक है, कब आया था थोड़ा सा कमेंट करेंगे। ठीक, ये कब आया था, चलिए बता भी देते हैं, 2016 में आया था और ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें टोटल रिकवरी कितनी हो गई, 3.6 लाख करोड़ की। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट देखो क्या है। स्टॉक मार्केट में चल रहा है कि मार्केट मोबिलाइजेशन 11.1 लाख करोड़ का टोटल, मतलब 5% इंक्रीज हुआ है स्टॉक मार्केट में भी। मार्केट कैपिटल मोबिलाइजेशन 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट, उसमें भी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है अपना, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कई बार ये भी आ जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज सेटअप इन विच ईयर। ठीक, तो कौन से ईयर में ये सेटअप हुआ एक बार थोड़ा कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको एशिया में कहीं ना कहीं इसको ओल्डेस्ट ही मानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। चलिए, मार्केट कैप टू जीडीपी। अब टोटल जो बीएससी का मार्केट कैप है वो 136% है जीडीपी का, मतलब जितना जीडीपी का साइज है, जीडीपी साइज 100 है, तो वो बीएससी का मार्केट कैप 136 है। ठीक, 136%। चाइना का है 65, क्योंकि चाइना का 65 होते हुए भी हमसे ज्यादा है, क्योंकि चाइना की जीडीपी का साइज भी तो बहुत बड़ा है। अगर इंडियन इकोनॉमी का साइज मान के चलो 4 ट्रिलियन है, ठीक, तो वहीं 25 ट्रिलियन का साइज है यूएस डॉलर का चाइना का, तो कहीं हमसे कहीं ज्यादा गुना, 6-7 गुना आगे भी है। नेक्स्ट, ब्राजील का 37% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट, यही डाटा कर रहा था ईयर वाइज ईयर, ये क्या हो रहा है, गिर रहा है एनपीए। अब एनपीए 2.6 हो गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट न्यू डाटा। सो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। जो भी पॉजिटिव चीज रहती है गवर्नमेंट या फिर यूजीसी उसको पूछता जरूर है। नेक्स्ट, एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आरआरबी से रिलेटेड। ठीक है, रूरल फाइनेंसिंग के लिए रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी कमेटी की थी। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा, नरसिम्हम नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन थी एंड 1975 में ये सेटअप हुआ। ठीक, अब ये कई बार अगर एक्ट आएगा या फिर बिल आएगा, ये तो 1976 में इसका एक्ट या बिल कुछ पास हुआ था, उसे एक साल पहले ही ये सेटअप होने की बात इसमें शुरू हो गई थी 1975। अमूमन क्या होता है, एक्ट एक साल पहले आता है। चलिए नेक्स्ट, अब ब्रांचेस कितनी है उससे पहले देखिए, आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ना, अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय होम। सो इट इज पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई। तो उसमें क्या है, 53.9 पहले स्कोर था, अब 64.2 है बाई मार्च 24। सो 64.2 इस इंडेक्स की वैल्यू। तो अभी क्या है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट, आरआरबीज पे आते हैं। 22,069 ब्रांचेस हैं 700 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर इंडिया। तो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 22,000 याद रखिएगा, 69, ठीक है, 69 टोटल ब्रांचेस हैं 700 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें अब डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। 26 स्टेट्स में है, 3 यूटीज में है। नेक्स्ट, ओवरऑल ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं बैंक्स की, 14% शेयर आरआरबीज का है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिए, हाँ जी, शेयर इज 14%। कहीं ना कहीं दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं। नेक्स्ट, 30% ऑफ शेयर इन रूरल ब्रांचेस। हाँ जी, रूरल ब्रांचेस में जितने भी रूरल ब्रांचेस हैं 30% तो आरआरबीज की है। नेक्स्ट, 92% ब्रांचेस इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। जितने भी आरआरबीज हैं ज्यादातर या फिर मोस्टली कह लो 92% ब्रांचेस रूरल में ही है। हाँ जी, बना किस लिए था, रूरल के लिए ही बना था, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक, नेक्स्ट, और 8% अर्बन एरियाज में भी कह सकते हो। नेक्स्ट, आगे, नाउ दैट वन इज इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। एक मेन कमर्शियल बैंक का दो ही मोटिव होता है, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन को असाइन करे। सो डिपॉजिट में देखो 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स। हाँ जी, टोटल अकाउंट्स 31.3 करोड़ अकाउंट है इन आरआरबीज में। नेक्स्ट, 3.2% शेयर इन डिपॉजिट अमाउंट। जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है ऑल ओवर इंडिया बैंकों में 3.2 शेयर है, बल्कि ये मुझे लगता है ये शेयर थोड़ा कम है, क्योंकि गांव वालों का पैसा है या फिर जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उनका पैसा है, तो शेयर ये कम है इसलिए।
नेक्स्ट 13.7% शेयर इन डिपॉजिट अकाउंट। हाँ जी, जितने भी अकाउंट्स हैं ओपन ऑल ब्रांचेस में, उस ब्रांचेस में से शेयर तो 13% है ब्रांचेस, लेकिन अमाउंट का शेयर है सिर्फ दैट इज 3.2। आई होप कि समझ पा रहे होंगे अब, अमाउंट का शेयर 3.2 है, बल्कि अकाउंट का शेयर, ठीक, अगर 100 अकाउंट्स हैं तो 13.7 अकाउंट्स आरआरबीज में ओपन हुए हैं, और वहीं अगर 100 रुपीज सभी बैंकों में है तो सिर्फ 3.2 रुपीज ही डिपॉजिट है आरआरबीज में, क्योंकि यहाँ मान के चलते हैं डिपॉजिटर के पास उतना वेल्थ नहीं रहता रूरल में। नेक्स्ट 4.7 लाख करोड़ एडवांस हो गए, मतलब लोन्स, और 6.6 करोड़ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट 3 करोड़ लोन्स अकाउंट है इसमें। हाँ जी, जितने हमारे पास 31 करोड़ तो डिपॉजिट अकाउंट है, लोन अकाउंट भी जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे नाम पे अकाउंट ओपन हो जाता है। 3 करोड़ लोन अकाउंट से 2.9% शेयर्स, जितने भी हमारे पास लोन्स हैं सभी बैंकों में 2.9% शेयर आरआरबीज का है। एंड जितने भी लोन अकाउंट्स हैं 8% शेयर किसका है, ओनली आरआरबीज का 8% शेयर, ठीक है, जितने भी लोन अकाउंट है उनमें से। आई होप कि ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर नंबर 1, एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 6% ईयर ऑन ईयर 25 फिजिकल ईयर, तो इसमें 6% का ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट्स रोज बाय 11.6, एक्सपोर्ट 6% का ग्रोथ ओवरऑल, बल्कि सर्विस एक्सपोर्ट का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हुआ है 11.6%। नेक्स्ट इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये गवर्नमेंट का डाटा है, जितना भी डाटा है ऑथेंटिक है, इकोनॉमिक सर्वे का है। तो सेकंड ग्लोबली इन टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट में सेकंड रैंक है इंडिया का, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड टोटल शेयर कितना, 10.2 मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशंस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में ही रहता है हमारा, एक बार थोड़ा ऊपर आया था, फिर से 1.2 का इसका डेफिसिट है। क्वार्टर 2 की बात हो रही है, दैट इज फिजिकल ईयर 25। एफडीआई इनफ्लो अप्रैल टू नवंबर 25, दैट इज फिजिकल ईयर 25, उसमें कितना हो गया 55.6 बिलियन। हाँ जी, ग्रोथ कितना 17.9% का। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सफिशिएंट है, दैट इज 640 बिलियन यूएस डॉलर दिसंबर 2024 तक, ठीक है, 11 महीने तक का इंपोर्ट करने के लिए काफी है। नेक्स्ट एक्सटर्नल डेप्ट स्टेबल, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा 19.4 है, दैट वन आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीटीवी जितनी है हमारा 19.5% एक्सटर्नल डेप्ट। चलिए नेक्स्ट सर्विस ट्रेड, तो ये भी वही डाटा है जो हमने लास्ट पेज पे किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब देखो लास्ट टाइम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे हुआ था 2020-21 में, उसमें रैंक आया था 63rd। उसके बाद अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये नहीं हुआ है रैंकिंग। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कमेंट करिएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश किया है, ठीक है। चलिए यही बता देते हैं, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है रैंकिंग को। तो इसमें भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक, जैसे ई बैंकिंग रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ई प्लेटफॉर्म ट्रेड कनेक्ट्स हैं, लॉन्च डीजीएफटी ट्रेड मोबाइल ऐप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों सेक्टर को डिस्कस करते हैं, ये भी तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्टर आ गया हमारा एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। हाँ जी, पहली पॉइंट तो ये आएगा कि एग्रीकल्चर का शेयर कितना है। हाँ जी, पीजीटी वाले थोड़ा सा ध्यान दें, पीजीटी में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है कि किस सेक्टर का कितना शेयर है। इजी क्वेश्चन यूजीसी में नहीं पूछता। नेक्स्ट 16% शेयर है अभी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का। नेक्स्ट एमएसपी इंक्रीज हुआ है, एमएसपी फॉर अरहर बाजरा रेज फ्रॉम 59% टू 77%, दैट इज बाजरा अरहर के लिए 59, बाजरे के लिए 77% इंक्रीज हुआ है एमएसपी। सेक्टोरल ग्रोथ देखो, फिशरीज में काफी ग्रोथ आया है 8.7, अब फिशरीज को प्रमोट भी कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये बार बार रिपीट होगा अब, इसमें 8% का है। और नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी के लिए दो प्रोग्राम बनाए थे हमने, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, एक हो गया हमारे पास एनएफएसए फूड सिक्योरिटी वाला, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हो गया। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास जितने भी फूड शॉर्टेज थी उसको पूरा कर दिया। अभी भी 5 ईयर तक नेक्स्ट
फ्री मील या फ्री फूड देने का वादा किया गया है, ठीक है, इस योजना के अंदर। चलिए फार्मर्स को क्या सपोर्ट, 11 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड अंडर पीएम किसान के अंदर, 11 करोड़, ये डाटा याद रखिएगा। एंड 23.61 लाख एनरोल्ड हुए हैं पीएम किसान मनधन में। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, देखो जब हम आजाद हुए थे तो बहुत ज्यादा था, अप्रोक्स 90% ये प्रोपोर्शन था नॉन इंस्टीट्यूशन का। जमींदार से लोन लेते थे, ठीक है, लैंडर्स से लोन लेते थे, और बड़े बड़े जो उद्यमी होते थे उनसे लोन लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 25% रह गया ये। बाकी 75% लोन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंकों से ले रहे हैं। सो क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स। अच्छा क्वेश्चन एक बनता है ये, मार्जिनल फार्मर्स के पास कितनी लैंड होती है, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, थोड़ा सा कमेंट इसको करें ना कि मार्जिनल फार्मर्स के पास कितने हेक्टर लैंड हो सकती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज फिजिकल ईयर 15 3.47% था, अब क्रेडिट फ्लो बढ़ गया 14.4%, 14.4 तक बढ़ गया है। अब मान के ये चलो कि जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी में 80 to 85% कंस्टिट्यूट करते हैं। ये लार्ज फार्मर तो हमारे पास कम है, ठीक। मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक। मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, हाँ जी, माइक्रो इरिगेशन वो होते हैं जो छोटे छोटे, जैसे हमारे स्प्रिंकल्स ऐड हो गए, या फिर छोटे बहुत हमने पाइप यूज कर लिया, या फिर छोटे मोटे ऐसे तरीके जिससे में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, ठीक। तो माइक्रो इरिगेशन अभी अप्रोक्स 80,000 लगभग एकड़ हेक्टेयर को, 1000 हेक्टेयर जमीन को कवर कर रही है। फार्मिंग के लिए मेजर पॉलिसीज कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट्स याद रखिएगा आप। परंपरागत कृषि विकास योजना, हाँ जी, डेट याद रखिएगा, लॉन्च हुई थी 2015 में। नेक्स्ट 2015 में ही सॉयल हेल्थ कार्ड भी पब्लिश हुआ था, ठीक है, फैब 2015 में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। अब एक क्वेश्चन ये पूछ चुका है, किसी सेट एग्जाम में पूछा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किस स्टेट में ये, ठीक है, अप्लाई हुआ था, ये थोड़ा सा कमेंट करना। नेक्स्ट नेशनल बम्बू मिशन 2006-2007 का ये स्कीम है, और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये 2015-16 की स्कीम है। तो ये मेजर पॉलिसीज है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंडस्ट्री की। हाँ जी, इंडस्ट्री फिजिकल ईयर 25 में 6.2% का ग्रोथ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये रहा। सेकेंडरी सेक्टर अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रोक्स 28.7% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी का, ठीक है, ये भी याद रहेगा। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक सामर्थ पोर्टल है, सामर्थ सेंटर है, जिसके तहत बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। जो क्या बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेल में 12.5% का इजाफा हुआ है पिछले साल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 17.5% का इसमें एनुअल ग्रोथ रहा है। एंड 15 से 24 इन 10 सालों में, ठीक है, 17.5% का। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप फोन यूज कर रहे हो, फोन में अभी वीडियो देख रहे हो, वो भी आपका जो फोन है वो डोमेस्टिकली ही असेंबल या फिर बना हुआ है। अब 99% स्मार्टफोन जो है वो डोमेस्टिकली ही बन रहे हैं, चाहे आईफोन है, चाहे वो कोई है दूसरी कंपनी है बाहर है, लेकिन वो असेंबल हो रहे हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी इंडिया में ही हो रही है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, टोटल टर्नओवर हो गया है 4.17 लाख करोड़। हाँ जी, 10.1% का 5 ईयर्स में ग्रोथ रहा है। चलिए पेटेंट फिलिंग्स, पेटेंट फिलिंग भी इंडिया का रैंक आ गया है 6th ग्लोबली, ठीक है, पेटेंट विप्रो के हिसाब से 2022 की रैंकिंग। चलिए एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारे पास टोटल करोड़ कॉर्पस है, हमारे पास 50,000 करोड़ का कॉर्पस। अब आपको पता ही है, लास्ट में हमने ये भी किया था कि एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर क्या कह रहा है, सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50.6% था पहले फिजिकल ईयर 14 में, नाउ इट इज 55.3% कंट्रीब्यूशन इन फिजिकल ईयर, ठीक, फिजिकल ईयर 25। तो दैट वन इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा, 55% क्लियर। ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर
प्री पैंडेमिक 8% था एंड पोस्ट पैंडेमिक 8.3%। अब देखो 8 से 8.3 माइनर चेंजेस ही है, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। नाउ दैट वन इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करिएगा। ग्लोबल सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स इंडिया हेल्ड 4.3% ऑफ शेयर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, मैन्युफैक्चरिंग में शेयर कितना है, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर कितना है। तो इंडिया का शेयर है 4.3, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कितना परसेंट शेयर? 4.3% 2023 एंड इंडिया रैंक 7th वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट सर्ज एट 12.8% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो ग्रो हो रही है 12.8% से लास्ट डिकेड्स में, पूरा 15 से लेके 25 तक का इंक्रीजिंग शेयर ऑफ जीवीए 6.3 से लेके 10.9 चला गया है इंफॉर्मेशन सर्विसेज का शेयर। ठीक, नेक्स्ट, टोटल जीवीए में। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम फिजिकल ईयर की बात करते हैं, फिजिकल ईयर 25 की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हम लोग ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे जो पैसेंजर ट्रैफिक है 8% ग्रो किया है एंड फ्रीट जो माल भाड़ा है इट इज ग्रो बाय 5.2। नेक्स्ट वन, टूरिज्म सेक्टर का हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी का? 5% ऑफ जीडीपी। हाँ जी, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। सो अगेन ये वही बातें हैं, सर्विस सेक्टर का शेयर। ठीक, और नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर इन शेयर ऑफ ग्लोबल, दैट इज शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स 4.3। नेक्स्ट, सेवंथ इंडिकेटर है प्राइस एंड इन्फ्लेशन। हाँ जी, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन डिक्लाइन 8.7 से 5.7 आ गया है। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, 5.4 से 4.9। ठीक है, इस फिजिकल ईयर में, दैट इज 25 फिजिकल ईयर में। एंड आईएमएफ और वर्ल्ड आरबीआई ने क्या प्रोजेक्ट किया है? आरबीआई एंड आईएमएफ प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन अलाइन विद 4% टारगेट। जो फिजिकल ईयर 26 का इन्फ्लेशन होगा इट विल बी 4%। चलिए नेक्स्ट, व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज वर्क। ठीक है, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वर्किंग इन एक्चुअल सिनेरियो। अब देखो ये सिनेरियो क्या बनता है हमारे पास, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर इन पल्सेस स्कीम निकाली थी, तो जिसके अंतर्गत ये 3 दालें थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तुअर, अरहर बोलते हैं जिसको, उड़द और मसूर। ठीक, एंड ये सभी इन पे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इन सब का सेल अंडर भारत ब्रांड। चना, मूंग, मसूर दाल, ये सब भारत ब्रांड के तहत बिकेंगी। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स, तुअर एंड देसी चना। ठीक, तो वैसे ही सीरियल्स में भी, वेजिटेबल्स में भी अब गवर्नमेंट क्या है ना, थोड़ा रूट लेवल पे काम कर रही है। मेन इंडिया को मैन्युफैक्चर हब बनाना है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर का हो या फिर सेकेंडरी हो या फिर सर्विसेज, दैट मीन्स टर्सरी सेक्टर का हो। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द मीडियम टर्म्स आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी। मीडियम टर्म्स में एक गवर्नमेंट ने एक टर्म्स ऐड की है इसमें, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, दैट रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, पहले ग्लोबलाइजेशन था, इंटीग्रेटिंग वन इकोनॉमी विद अदर, अब नई टर्म्स आई है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अब आपने फ्री ट्रेड एरिया सुना होगा, ठीक है, आपने कॉमन मार्केट सुना होगा, बस ये वही है। फ्री ट्रेड एरिया जैसे हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज या ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन होते हैं, ये उसी उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फैक्टर मूवमेंट्स, तो उस कंट्री के लिए हमें प्रेफरेबल नेशन हो जाता है वो। तो अब वही जमाना आ रहा है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का। चलिए नेक्स्ट, इंडिया नीड्स 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ। हाँ जी, विकसित भारत होना है ना, तो 2047 तक तो हमें 8% की कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए। उसके लिए ये डी रेगुलेशंस अपनाने हैं, मींस गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करने। यू रिमेंबर दैट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक, गवर्नमेंट छोड़ दिया था, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था इकोनॉमी को, तो वही चीज है, डी रेगुलेट कर दो। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन हटा दो, स्ट्रीमलाइन सिस्टम प्रोसेस एंड इन्फो, डिजिटाइज सिस्टम प्रोसेस कर दो, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहे, लाइसेंस प्रोवाइडेड इंसेंटिव प्रोवाइड्स कर दो। ठीक, एंड लिबरलाइज स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स। तो ये इस टाइप के कुछ हमें इंसेंटिव, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव दो,
एंड प्रोडक्शन को थोड़ा सा लिबरल छोड़ दो। ठीक, तो ये है मीडियम टर्म सा आउटलुक। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 38.8% से बढ़ा है 20 से लेके 24 तक। नेक्स्ट, रेलवेज का 2031 किलोमीटर कमीशन, इतने में काम चल रहा है 2031 किलोमीटर। ठीक है, उसमें नई 17 न्यू वंदे मातरम भारत, जो वंदे भारत ट्रेन है ये ऐड की गई हैं। 5853 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाए हैं लास्ट फिजिकल में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 383 प्लॉट्स बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें नेशनल जिसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है। आई होप कि ये जितना ही फैक्चुअल डाटा है आपको बोर करेगा। ठीक है, बट हाँ क्या करें, याद तो रखना पड़ेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, रीन्यूएबल्स एनर्जी जो है हमारे पास, रीन्यूएबल एनर्जी का जो अभी 47% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जितनी हमारे पास एनर्जी है 47% रीन्यूएबल यूज कर रहे हैं, और उसका भी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है 15.8%। दैट वन इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट पेपर ऑल्सो कि 47% कंट्रीब्यूशन है रीन्यूएबल एनर्जी का। आगे इसको डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट फ्रेगमेंट में भी बांट के देखेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 2.9 करोड़ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो दैट मीन्स 18,374 विलेजेस। एंड डिजिटल एक्सपेंशन, सभी गांवों में कह रहे 5G लगा दिए हैं, कुछ गांवों में 4G भी लगा दिया रिमोट एरियाज में। 12 करोड़ फैमिलीज पाइप वाटर प्रोवाइड कर दिया है लास्ट फिजिकल ईयर में। अर्बन हाउसिंग के लिए 89 लाख अभी तक कवर हो गए हैं। 89 लाख हाउस कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। एक रेरा मीन्स रियल एस्टेट, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक्ट 2016 में आया था। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत भी 1.3 लाख प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। चलिए, अब उसके बाद जो जल जीवन मिशन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जल जीवन मिशन के अंदर कितना अलोकेट किया है गवर्नमेंट ने बजट में, क्योंकि पूछ चुका है पहले। चलिए, पहले ही हमारे पास नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड 3.2 करोड़ थे, नाउ इट इज 5 टाइम जंप हो गया है, ये 15.3 करोड़ का अब इसमें टोटल हाउस होल्ड कवर हो गए हैं। एंड फुल कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि 100% किसका हो गया या फुल कवर कौन हो गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा भी आ गया इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना एंड मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट ऐसे हैं जो फुली कवरेज हो गए हैं जल जीवन मिशन में। चलिए, कुछ और डाटा है, दैट इज प्रोग्रेस अंडर वेरियस इनिशिएटिव्स। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ हाउसेस हैज बीन सैंक्शनड। अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो 1010 किलोमीटर करेंटली ऑपरेशनल है एंड 23 सिटीज में। 980 किलोमीटर का एक बन रहा है। ठीक है, इसमें मेट्रो। अटल मिशन मतलब अमृत जो स्कीम है उसके अंतर्गत टैप वाटर कवरेज 70% हो गया। टैप वाटर, पानी, नल में पानी आता है ना, 70%। सीवरेज कवर 62%। तो ये भी इंडिया के लिए, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है, विकसित होना है, तो ये 100% तो करना ही पड़ेगा, है ना। सभी के घर में पानी आना चाहिए, सभी के पास, हमारे पास सीवरेजेस की प्रॉब्लम होनी चाहिए, सीवरेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज मिशन में 93% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 13 जन 2025 तक। नेक्स्ट, क्लाइमेट का क्या हाल है, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, SDG इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमें विकसित होना है तो ये जितने भी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नॉन फॉसिल फ्यूल्स इंपॉर्टेंट है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स की कैपेसिटी अभी हमने किया था ना, 47% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जितना हम लोग टोटल यूज कर रहे हैं 46.8 हम लोग नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे हम लोग कोल, बर्निंग कोल या ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं, बट हाँ नॉन फॉसिल्स रीन्यूएबल, जिसको इन्वायरमेंट से नुकसान नहीं होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल पावर के अलावा जैसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स का टोटल कितना मेगावाट, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। 2,13,701 मेगावाट कैपेसिटी नवंबर 2024 तक। हाँ जी, इसी के लिए क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कार्बन सिंक क्रिएशन एक इनिशिएटिव है। कार्बन सिंक क्रिएशन का मतलब ये है, ऐसे ही हम लोग पेड़ पौधे लगाएं जिससे क्या हो, कार्बन CO2 जो है उसका लेवल डाउन हो। ठीक है, जब हम पेड़ वगैरह लगाएंगे तो CO2 ऑब्जर्व ज्यादा होता है, क्रिएट कम होता है। ठीक, तो ये क्या करें, 2.9 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट किया है। कार्बन सिंक क्रिएशन
ऐसे पेड़ वगैरह लगाए हैं जिससे 2.29 बिलियन टन CO2, ठीक है, आपका कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट, लाइफ मूवमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ दैट मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब ये जो इनिशिएटिव्स है ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया था COP26 में, ठीक है, जो ग्लासगो में हुआ था 2021 में, तभी से ये फेमस हुआ था ये कॉन्सेप्ट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत क्या है, 2030 तक, दैट इज लाइफ, इसके अंतर्गत लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट 440 बिलियन ग्लोबली, मतलब ये जो इनिशिएट दिया था वो ग्लोबली दिया था COP26 में। सो 440 बिलियन ग्लोबली कंजप्शन रिड्यूस होगा इससे, क्योंकि उससे हमें क्या करना है, कुछ कुछ आदतें हमें सुधारनी है, ठीक है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हमने आदतें सुधारनी है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइमेट एक्शन के अंदर, ठीक, एक है हमारा NDC, दैट मीन्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो नेशनल हमारे पैरामीटर्स हैं, या फिर जो हम लोग कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने पैरामीटर एक्शन प्लान सेट किए हैं। हाँ जी, इंडिया ने क्या सेट किया है, इंडिया कहता है कि 50% हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे 2030 तक, बल्कि 47% तो अभी भी कर रहे हैं लगभग, ठीक, एक तो ये टारगेट है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैज रीच्ड 46.8% पहुंच गया है, ठीक है, 2024 तक। फॉरेस्ट कवर, हमारे पास कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन हमने, ठीक है, हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 से लेकर 2023 तक, ये एडिशनल कार्बन सिंक, ठीक है, क्रिएशन, मतलब इतने जंगल लगाए हैं या फिर पेड़ लगाए हैं जिससे CO2 रिलीज नहीं हो रहा या फिर कम हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसको भी क्या करना है, दैट इज क्रिएशन एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन, जो CO2 रिड्यूस करेगा 2030 तक, ऐसा एक, ठीक है, एक कार्बन सिंक क्रिएट करना है। बेसिकली कार्बन सिंक तभी होगा जब हम पेड़ पौधे अच्छे से लगाएंगे, तो पेड़ पौधे CO2 को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट, अभी देखो कोल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है 46%, अब इसी को कम करना है, फॉसिल फ्यूल को ही कम करना है। सोलर की पावर, अब देखो सोलर का शेयर बढ़ता जा रहा है, विंड 10.5, हाइड्रो 10.3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन कौन सी ऐसी इस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो इसमें मेंशन्ड है। देखो, एक तो ये है कि लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज करें अपनी, 13%, जो ग्लोबली 13% लोग हैं, अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट ना करें, तो उससे होगा ये कि वर्ल्ड का 20% CO2 कम हो जाएगा। 13% पॉपुलेशन अगर CO2 बर्न करना कम कर देंगे या फिर अपनी आदतें सुधार लेंगे, तो 20% CO2 वैसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 kgs ऑफ एनुअल फूड वेस्ट। अगर हम अपने प्लेट का खाना भी, भोजन भी खत्म कर देंगे तो 90 kg तक का एनुअल पर पर्सन खाना बचेगा। कारपूल कैन रिड्यूस 7,80,000 राइड्स पर डे, ठीक। कारपूल्स होता है कि ऑफिस आप जा रहे हो, ठीक है, यू आर शेयरिंग योर कैब विद समवन एल्स, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कार में नहीं जा रहे हो अपनी, तो इसमें क्या होगा, आप एक साथ जा रहे हो, तो ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो कहीं, तो इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा। तो ये कह रहे 7,80,000 राइड्स पर डे सेव होगा, 380 मिलियन लीटर्स फ्यूल इंडिया में बचेगा। चलिए, न्यूज़पेपर रिसाइकल करेंगे तो 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर हम वेस्टेज कम कर सकते हैं। चलिए, 11th सेक्टर क्या कह रहा है, सोशल सेक्टर। हाँ जी, सोशल में एक तो सेंटर और स्टेट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर जो है 15% से बड़ी है, 21 से 25 के बीच में। हाँ जी, दैट वन इज इम्पोर्टेंट, गिनी कोएफिशिएंट, है ना, पता ही होगा आपको, इनक्वालिटी को मेजर करता है। रूरल में है 0.237। हाँ जी, 1 कहने का मतलब है दैट इज परफेक्ट इनइक्वालिटी, आपको पता होगा, दैट इज 1 अगर वैल्यू है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, एंड अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट में। तो अभी ये 0.23 रूरल में और 0.284 अर्बन में है गिनी कोएफिशिएंट, ठीक। तो मतलब ये अब रिड्यूस हो रही है, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, तो 0 इट इज बेस्ट। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत का इंपैक्ट देखो, 1.2 लाख 1.25 लाख करोड़ सेविंग्स थ्रू इस स्कीम के थ्रू। अब ये स्कीम कब शुरू हुई थी एक बार ये भी देख लो, 23 सितंबर 2018 को। अब इसके एडवांस वर्जन आते रहते हैं, 2.0 और 3.0 4.0 चलते रहेंगे।
चलिए, तो ये वाला डाटा है और ये डाटा लिया गया है यूडाइस पोर्टल से। यूडाइस पोर्टल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं या स्कूल्स होते हैं उनमें से ये लिया गया है। अब ये डाटा मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ डाटा आने वाला है। गर्ल्स टॉयलेट 97% है, टॉयलेट 95। अब ये डाटा देखो हर कोई स्कूल वहाँ चाहे हो या ना हो, लेकिन डाटा परफेक्ट भेज देता है यूडाइस पोर्टल पे, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप इसको फिर भी एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावरिंग रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वही जो हमने पीछे डिस्कस किया ना, ये सब स्कीम्स, ये वही स्कीम्स फिर से यहाँ रिपीट हो रही हैं। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा वॉच आउट कर लीजिएगा कि कई बार स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, हेल्थ। हेल्थ के लिए 14,000 जन औषधि केंद्र ये सेटअप किए गए। इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत भी, ठीक है, इसमें 23-24 93%, ठीक है, नेशनली इम्यूनाइजेशन हो गया है, मतलब टीकाकरण हो गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान कार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 36.36। एक तो जनधन अकाउंट कितने ओपन किए ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आयुष्मान कार्ड्स कितने बांटे गए ये भी पूछ लेगा। 36.36 करोड़। ठीक। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने ऑपरेशनलाइज्ड हैं? 1,75,560। ठीक। चलिए, एक है 72.181 करोड़ आभा आईडीज। अब आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स ये। चलिए, संजीवनी ई संजीवनी है सर्विसिंग, दैट इज 31.19 करोड़ पेशेंट्स कवर हो गए हैं। यू विन 1.9 प्रेग्नेंट वुमेन्स, 5.4 चिल्ड्रंस, ठीक है, ये इनके अंदर कवर हो गए हैं। एक बार इसको थोड़ा सा वॉच आउट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे लास्ट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना डिक्लाइन हुआ है, 3.2% हो गया है 23-24 में। हाँ जी, गवर्नमेंट कह रही है कि पहले ये 6% थी। एंड यूथफुल डेमोग्राफीज, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 10 to 24 ईयर की जो पॉपुलेशन है हमारी 26% है। ठीक है, 10 से 24 साल के जो बच्चे हैं बिल्कुल यंग, 26%। तो हमारी जो ओवरऑल डेमोग्राफी बनती है वो यंगेस्ट है सबसे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन। हाँ जी, जॉब क्रिएशन के लिए डिजिटल इकोनॉमी फोकस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस किया है, ताकि हम लोग क्या हो सके, विकसित हो सके 2047 तक। चलिए, लेबर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बजट में भी ज्यादा फोकस किया था, विकसित भारत के लिए वुमेन का पार्टिसिपेशन 70% होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आगे है वो है इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड 56, फिर है छत्तीसगढ़ 46, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर भी दिखेगा 44। उसके बाद आगे और भी एरियाज देख लीजिएगा, जैसे 38, 35, ठीक है, उड़ीसा वगैरह भी लाई कर रहा है। चलिए, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनको अभी ये स्कोर या फिर डाटा नहीं आया वहां का। चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो कुछ कुछ और भी डाटा है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। एक गिग इकोनॉमी या फिर गिग वर्कफोर्स प्रोजेक्टेड टू रीच 2.35 करोड़। अब गिग इकोनॉमी क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो गिग इकोनॉमी होता है जब हम फ्रीलांसर्स या फिर शॉर्ट टर्म्स के लिए लेबर हायर करते हैं या फिर वर्क करते हैं, तो हायर इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर अ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। चलिए, तो ओवरऑल यही वुमेन पार्टिसिपेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बजट में भी इस पर फोकस किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में वुमेन का पार्टिसिपेशन 58% रहा है, और जन शिक्षण संस्थान में वुमेन का पार्टिसिपेशन 82% रहा है। आईटीआईज में 9.8 रहा है। ठीक, अब 13.3 हो गया है। और नेशनल अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप होती है जहां प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, प्रमोशन स्कीम में शेयर 7.7 से 22% रहा है। अब इसको बढ़ाना ही है गवर्नमेंट को, तो कुछ ना कुछ तो इसमें करना ही पड़ेगा। ठीक, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आया था? 15 जुलाई 2015। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी, तो टोटल अभी तक आपका सिर दर्द करने लग गया होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है ही कुछ ऐसी चीज, क्योंकि इसमें पूरा डाटा बेस्ड है और डाटा को एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात है। इतना डाटा याद कैसे हो, तो उसके लिए अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स को एक टाइम पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार, 5 बार पढ़िए। तो डेफिनेटली साइकोलॉजी भी यही कहती है, कोई चीज हम 5 बार अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे नर्व सिस्टम में छठी बार वो चलने लग जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये डाटा तो याद हो ही जाएगा, है ना। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे में आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें एक रैंडम टॉपिक डिस्कस करेंगे।
कुछ अगर आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो जरूर हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम सेशन के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।